इसी में मिल जाना है। बस तुम्हें अपने अंदर का टैलेंट सबको दिखाना है। मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे, दुनिया में ऐसा इतिहास बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं केसी खेत्रपाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के पन्नों से एक ऐसी वीरांगना के संघर्ष वीरता की एक झलक। दोस्तों, भारत देश वीरों का देश है। यहाँ वीर योद्धाओं के साथ साथ अनेकों वीरांगनाओं ने जन्म लिया है। ऐसी एक वीरांगना जिसने इतिहास के पन्नों पर अपनी जीवन गाथा लिखी, दोस्तों वो थी होलकर समाज की महान वीरांगना भीमाबाई होलकर। जी हाँ दोस्तों, भीमाबाई होलकर महान देशभक्त और वीर हृदय थी। सन 1857 के लगभग उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध करके अद्भुत वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। उनकी देशभक्ति और वीरता ने उन्हें अमर बना दिया। भीमाबाई दूसरी लक्ष्मीबाई थी। उसमें वीरता और साहस की अद्भुत गाथा थी जिसने उन्हें लक्ष्मीबाई जैसी महान वीरांगना की पंक्ति में लाकर खड़ा कर दिया। भीमाबाई होलकर का जन्म सन 1835 में होलकर राज्य में हुआ था। वह होलकर राज्य के नृपति की पुत्री थी। उनके पिता का नाम जसवंतराव होलकर और माता का नाम केसरीबाई था। भीमाबाई के माता पिता दोनों शूरवीर थे। उन्हें वीरता अपने पूर्वज से ही प्राप्त हुई थी। भीमाबाई बचपन से ही वीरता के चित्र बनाया करती थी। उन्हें गुड़िया गुड्डों के साथ खेलने की अपेक्षा शास्त्रों से खेलना बहुत पसंद था। भीमाबाई का मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता था, फिर भी उन्हें मराठी भाषा का अच्छा ज्ञान था। वह मराठी में रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ पढ़ा करती थी। उन्हें गीता सर्वाधिक प्रिय थी। बचपन से ही धनुष बाण रखकर निशाना लगाया करती थी। वह बच्ची जैसे जैसे उम्र की सीढ़ियां चढ़ने लगी वैसे वैसे वीरता भी विकास होने लगा। बड़ी होने पर वह सैनिकों के वेश में घोड़े की सवारी किया करती थी। जब सैनिक के वेश में घोड़े पर सवार होती थी तो बिल्कुल चंडी के समान लगती थी। भीमाबाई जब विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह एक वीर और सुयोग्य राजकुमार के साथ कर दिया। विवाह के कुछ वर्ष पश्चात ही उनके पति का देहांत हो गया। पति के देहांत के बाद भीमाबाई अपने पिता के पास चली आई। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने भाई मल्लावराव के साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत किया। मल्लावराव राजा होने पर भी सारा काम काज अपनी बड़ी बहन की सलाह के अनुसार किया करता था। उन दिनों अंग्रेज सारे देश पर अपना पंजा जमाने में लगे हुए थे। वे देश की रियासतों को धीरे धीरे हड़पते जा रहे थे। अंग्रेज बड़ी चालाकी से अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। मध्य भारत की रियासतों को भी अंग्रेज हड़पने जा रहे थे। वे शीघ्र ही होलकर राज्य को भी हड़पना चाहते थे, क्योंकि मध्य भारत में होलकर राज्य का काफी महत्वपूर्ण स्थान था। परंतु वीर जसवंतराव होलकर के सामने अंग्रेजों की एक नहीं चली। लेकिन जब से राजा जसवंतराव होलकर मृत्यु हो गई और वो होलकर राज्य के शासन की बागडोर मल्लावराव ने अपने हाथों में ली, तो अंग्रेज धीरे धीरे होलकर राज्य की ओर बढ़ने लगे। अंग्रेज राज काज में बाधा डालने लगे। मल्लाव राज व भीमाबाई भी अंग्रेजों के षड्यंत्र को भली भांति देख और समझ चुके थे। भाई बहन दोनों ने आपस में सलाह करके युद्ध का निश्चय कर लिया। दोनों बड़े उत्साह के साथ युद्ध की तैयारियों में लगे। मल्लावराव ने युद्ध की घोषणा कर दी। मल्लावराव अपनी बड़ी बहन भीमाबाई के साथ सेना लेकर मुरीदपुर जा पहुंचे। उनकी सेना में 10,000 पैदल सैनिक, 15,000 घुड़सवार और आग उगलने वाली 100 तोपें थी। घुड़सवारों की कमान भीमाबाई के हाथों में थी। उधर अंग्रेज सेनापति हिस्ले पहले से ही युद्ध के लिए तैयार था। जब उसके कानों में मल्लावराव की युद्ध की घोषणा पड़ी तो वह भी अपनी सेना लेकर मुरीदपुर जा पहुंचा। अंग्रेजी फौज के घुड़सवारों की कमान हंट के हाथों में थी। हंट अंग्रेजी सेना का एक साहसी कैप्टन था। हंट अपने घुड़सवारों की फौज लेकर रण के मैदान में आ पहुंचा। हंट रण के मैदान में भीमाबाई की प्रतीक्षा करने लगा। वह अपनी ओर से सजग नहीं था, क्योंकि उसे अपनी युद्ध कला पर पूरा भरोसा था। वह गर्व के साथ सोचता कि एक नारी जो अपनी कोमल कलाइयों में कांच की चूड़ियां पहनती हैं, वह क्या युद्ध करेगी, वह क्या तलवार चलाएगी। तभी हंट को आकाश पर उड़ती हुई धूल दिखाई पड़ी। हंट समझ गया वह धूल भीमाबाई के घोड़ों की टापों से उठती हुई धूल है। जिस प्रकार बादलों में बिजली चमकती है, उसी प्रकार उसे धूल के बीच से निकलती हुई भीमाबाई दिखाई पड़ी। वह घोड़े पर सवार नीचे से ऊपर तक सैनिक के बेस में थी। हंट ने अपने जीवन में ऐसी नारी कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय होकर भीमाबाई की ओर देखने लगा, पर भीमाबाई ने उसके पास पहुंचते ही बिजली की तरह कड़कते हुए कहा, ए फिरंगी, क्या देख रहे हो, युद्ध करो। भीमाबाई के कथन समाप्त करते ही हंट के ऊपर तलवार चला दी। हंट ने पैतरा बदलकर अपने आप को बचा लिया। हंट ने जब भीमाबाई के रौद्र रूप को देखा तो उसने अपनी फौज को आदेश दिया, चलो आगे बढ़ो। घोड़े हिनहिना उठे तथा हिनहिनाते हुए एक दूसरे पर चढ़ने लगे। घुड़सवारों को रोमांचकारी युद्ध होने लगा। हंट और भीमाबाई एक दूसरे
पर वार करने लगे। हंट भीमाबाई के हाथों से तलवार गिरा देना चाहता था, पर भीमाबाई उसके कंधों पर ऐसा वार किया, खून की धारा निकल पड़ी। हंट गिरते गिरते बचा, वह काफी घायल हो गया था। भीमाबाई गंभीर वाणी में बोल उठी, ए फिरंगी, हम घायल शत्रु पर वार नहीं करते, जाओ अपने चिकित्सा कराओ। तभी हिसलिप की संगठित सेना रण के मैदान में पहुंच गई। भीमाबाई ने जब देखा कि उसकी हार निश्चित है तो वह घोड़े पर भागती हुई एक गांव पहुंची और अपने परिचित एक किसान के घर पर विश्राम करने लगी। उधर मल्लावराव अंग्रेजों के साथ संधि करने लगा। वह विवश हो गया। मंदसौर में अंग्रेजों और मल्लावराव के बीच संधि हुई। संधि में निश्चय हुआ मल्लावराव राजधानी रामपुरा को छोड़कर इंदौर गांव में रहेंगे। अंग्रेज सरकार उन्हें वार्षिक पेंशन देगी। वार्षिक पेंशन के अतिरिक्त उनका राजकाज से कोई संबंध नहीं रहेगा। इंदौर में भी अंग्रेजी फौज की छावनी रहेगी। मल्लावराव ने संधि की सूचना अपनी बहन भीमाबाई को दी। दूत ने जब भीमाबाई के पास जा पहुंचकर संधि की शर्तें उन्हें सुनाई तो वह क्रोधित हो उठी और कहा, मुझे ये शर्तें मंजूर नहीं है, मैं अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक युद्ध करूंगी। भीमाबाई अपने घुड़सवारों को लेकर फिर रण के मैदान में जा पहुंची। हंट उनके सामने उपस्थित हुआ। दोनों में युद्ध होने लगा। इधर पराजय ने भीमाबाई के हौसले को पस्त कर दिया था। वे लड़ अवश्य रही थी, पर इस बार उनके हाथों में पहले जैसी तेजी नहीं थी। हंट ने भीमाबाई पर कसकर वार किया। उन्होंने उसके वार को अपनी तलवार पर लिया। वे स्वयं को तो बचा गई, पर तलवार हाथ से छूट गई। हंट बोला, रानी साहिबा, आप सूरवीर हैं, आपकी वीरता के लिए मेरे हृदय में श्रद्धा है। आप निहत्थी हैं, मैं आप पर वार नहीं करूंगा। कहिए तो तलवार उठाकर आपके हाथों में दे दूं। भीमाबाई ने उत्तर दिया, धन्यवाद, मैं शत्रु की दी हुई तलवार से युद्ध नहीं करती। हंट ने कहा, रानी साहिबा, मैंने सुना था कि भारतीय नारियां रण में युद्ध करती हैं। आज मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ। आपकी वीरता ने मेरे मन को मोह लिया है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। भीमाबाई ने उत्तर दिया, आप भारतीयों को आपस में लड़ाकर अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। आप चालाकी से भारतीयों को गुलाम बना रहे हैं। आप मेरी क्या सेवा करेंगे। हंट बोला, जो हो, पर मैं सचमुच आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। भीमाबाई ने सोचते हुए उत्तर दिया, अच्छी बात है, तो फिर वचन दीजिए कि इंदौर में अंग्रेज फौज की छावनी स्थापित नहीं होगी। हंट के लिए वचन देना बहुत कठिन था। वह उसके अधिकार से बाहर का काम था। फिर भी उसने कहा, रानी साहिबा, मैं वचन तो नहीं दे सकता, पर प्रयत्न अवश्य करूंगा। हंट ने सेनापति हिसलिप से कहा, भीमाबाई की इच्छा अनुसार इंदौर में फौज की छावनी न बनाई जाए। वह बात हिसलिप के भी अधिकार से बाहर थी। उसने हंट को आश्वासन दिया कि वह पार्टिकल एजेंट को लिखेगा। हिसलिप ने जब अपनी सिफारिश के साथ पार्टिक्स एजेंट को लिखा तो उसने उनकी बात मान ली। अंग्रेजी फौज के लिए छावनी इंदौर में नहीं, मऊ में बनाई गई। भीमाबाई युद्ध में पराजित अवश्य हो गई, पर उन्होंने छावनी इंदौर में नहीं बनने दी। आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कुर्बानी को आज भी भारत के लोग अपनी यादों में बसाए हुए हैं। दोस्तों, मैं किसी क्षेत्रपाल फिर हाजिर होऊंगा इतिहास के पन्नों से एक और नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।